भारतीय पुलिस सर्विस से निकले अधिकारी आगे चलकर आईपीएस बनते हैं और देश को चलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन अधिकारियों के कंधों पर कई बड़ी जिम्मेदारियां रखी जाती हैं। एक आईपीएस अधिकारी की नौकरी आसान नहीं होती, लेकिन ये अधिकारी इस काम को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, बल्कि उदाहरण भी पेश करते हैं। ऐसी ही एक महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने काम से अपने अधिकारियों के बीच काफी चर्चा में रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस महिला अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में एसपी क्राइम व ट्रैफिक के पद पर तैनात आईपीएस रेखा यादव की। जी हाँ, ये वही महिला अधिकारी हैं जिन्होंने ड्यूटी की शुरुआत में 20 लाख की रंगदारी के एक मामले को सुलझाकर यहाँ खूब वाहवाही बटोरी थी, तो वहीं अपने दम से बदमाशों के दांत खट्टे कर दिए। रेखा यादव ने राजस्थान के एक छोटे से शहर कोटपुतली में जन्म लिया, वहीं पर पढ़ाई की और आज वह शहर का नाम रोशन कर रही हैं। आईपीएस बनना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन रेखा यादव ने इस सपने को साकार करके यह बता दिया कि आखिर आप लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो उसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 24 साल की उम्र में रेखा यादव ने सिविल सर्विसेज को पास आउट कर दिया और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया। वहीं यूपीएससी में 509वीं रैंक प्राप्त करने वाली रेखा यादव ने साल 2020 में उत्तराखंड में पहला चार्ज संभाला। आज आईपीएस रेखा यादव हरिद्वार में बतौर सुपरिटेंडेंट पुलिस क्राइम और ट्रैफिक का चार्ज संभाल रही हैं। हरिद्वार में आने के बाद ही उन्होंने कमाल कर दिया था। रेखा यादव ने 20 लाख की रंगदारी के मामले को मात्र 6 घंटे में सुलझा लिया था और यह बता दिया था कि एक महिला ठान ले तो पर्वत को भी झुका सकती है। कुल मिलाकर रेखा यादव को जो जिम्मेदारी मिली उसको उन्होंने बड़ी शिद्दत से निभाया, जिस कारण पुलिस के आला अफसर भी रेखा यादव का लोहा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कश्यप। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑफ द वीक। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अपने जज्बे के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ में मौजूद है, उनको किसी नाम और किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं आईपीएस रेखा यादव की, जो हमारे साथ में ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है। ऐसे कई काम इनके रहे हैं जो अपने जज्बे के नाम से एक अलग पहचान बनाई है। मैडम, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपका जीवन परिचय जानेंगे, कहाँ पे जन्म हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम रेखा यादव है और मैं कोटपुतली टाउन, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा जन्म कोटपुतली में ही हुआ है। मेरी बेसिक एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन मैंने कोटपुतली से ही की है। उसके बाद मास्टर्स मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी जयपुर से ही की है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। दौरान प्रिपरेशन मैं दिल्ली में रही हूँ। दिल्ली में रह करके मैंने तैयारी की और उसी बीच में सक्सेसफुल रही और मुझे आईपीएस आवंटित हुआ। बिल्कुल, देखिए मैडम, हमने जितना मैंने आपके लिए पढ़ा है, सुना है, तो आप एक किसान फैमिली से आते हो। जो आपके फादर है वो ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है, आपने कहीं से अलग से स्टडी नहीं ली, क्योंकि जैसे लोग आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए अलग से कोचिंग लेते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया कुछ भी। तो क्या ऐसी ये जो क्रेडिट है ये किसको देना चाहोगे और किस तरीके से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट अपने परिवार को देना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे इस ओर अग्रसारित किया था। मैं क्योंकि मेरा 10th तक मेरा बायो में रुझान था, लेकिन 10th में मुझे साइंस साइड में अच्छे मार्क्स आए तो फैमिली ने मुझे मैथ्स लेने के लिए मोटिवेट किया, तो फिर मैंने मैथ्स लिया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। इंजीनियरिंग में मुझे स्टेट पीटी एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज आवंटित हुआ था, बट परिवार वालों ने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग तेरा फोटे नहीं है, और मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप किया। मतलब मैंने एडमिशन लिया था बट ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मैंने नॉर्मल बीएससी किया। बीएससी जैसे ही मैंने क्लियर किया, उस टाइम में 2014 का रिजल्ट आया था। पापा और हम लोग बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे, तो उस दौरान जयपुर से ही टॉपर थे गौरव अग्रवाल। तो उसी दौरान पापा ने बोला कि बेटा आप भी तैयारी करो। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। पापा के मोटिवेशन, भैया के साथ की वजह से आज मैं सक्सेसफुल रही हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान परिवार से हैं, उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाई थी, बट उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम सारे भाई बहनों को उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी है एंड सभी अपने अपने परिवार में खुश हैं। अभी हाल ही में फैमिली में कौन कौन लोग हैं और सब लोग कहाँ कहाँ पे सेटल है? हम टोटल 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें, 1 भाई है। मैं सबसे छोटी हूँ परिवार में और सभी की शादी हो चुकी है
सिंस चूँकि मैं सबसे छोटी थी तो मेरी एजुकेशन को लेकर के सब लोग का एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं कुछ अचीव करूँ। सभी सिस्टर्स, ब्रदर इन सब की मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की है, बट चूँकि अभी कोई भी वो लोग सर्विस में नहीं है। भैया का बिज़नेस है, भैया अपने वहीं होम टाउन कोटपुतली में ही अपना बिज़नेस कर रहे हैं। मैं ओनली वन हूँ घर में जिसकी सर्विस लगी है। तो आपने यूपीएससी क्लियर किया था, यहाँ से ये रिजल्ट घोषित हुए थे, आपके साथ अन्य 4 छात्र हो भी थे, आपको लगा कि 4 छात्र थे, तो उनके साथ में भी आपने एक अनुभव लिया होगा, एक अलग से खुशी जाहिर होती है जब एक ही जो स्टेट होता है, एक ही जो जिला होता है, वहाँ से इतने लोग निकल के आते हैं, तो क्या माहौल था गाँव का? हाँ, जिस टाइम में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उस टाइम मैं अपनी सेकंड मास्टर्स परस्यू कर रही थी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं उस दौरान घर पे ही थी। रिज़ल्ट आया था, सबकी साँसें थमी हुई थी। जैसे रिज़ल्ट चेक किया तो मेरा नाम लिस्ट में था, तो सब लोग बहुत ही खुश हुए। उस दौरान पता चला कि मेरे ही क्षेत्र से अन्य लोग हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये खुशी दुगनी हो जाती है कि जब आपके आस-पड़ोस के लोगों का भी सिलेक्शन होता है। सभी का मतलब सहयोग अच्छा रहा, सभी के साथ हमने उस खुशी को एन्जॉय किया। ओवरऑल मतलब इट वाज़ एन नरिशिंग एक्सपीरियंस। बात कर रहे थे उत्तराखंड की, आप यहाँ पे पहुँचे, एक नया माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिला। हालाँकि आपने सुना होगा अक्सर लड़कियों को कहा जाता है जब घर से लड़कियाँ निकलती है कि नहीं वहाँ पे जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह-तरह की बातें लड़कियों को लेके होती है। लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने जज़्बे से इन सब बातों को पछाड़ा है और आप सीधा आगे निकल के यहाँ पे आई, आईपीएस की आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो हाँ, सबकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसका होम स्टेट, होम कैडर बन जाए उसका। बट चूँकि मुझे इस सर्विस के थ्रू उत्तराखंड कैडर आवंटित हुआ था, मेरे लिए ये एक वेलकमिंग स्टेप था। मुझे कोई इश्यू नहीं था क्योंकि कहीं भी जाना सिंस चूँकि हमें पता था कि हम किस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जिस सर्विस की हम तैयारी कर रहे थे उसका नेचर ऑल इंडिया सर्विस था, तो वी वर रेडी कि हमें कहीं पर भी इस देश में सेवा करने का मौका मिल सकता है। उत्तराखंड मिला तो उसको लेकर के मैं खुश ही हुई क्योंकि यहाँ का कल्चर मोर और लेस मेरे स्टेट के जैसा ही था। भाषा सेम है, फूड हैबिट्स सेम है और जो डेमोग्राफ़ी है वो भी सेम ही है। तो ज़्यादा मुझे इस चीज़ में यहाँ सेटल होने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। यहाँ आने के बाद यहाँ के डेमोग्राफ़ी को, यहाँ की ज्योग्राफ़ी को समझा, तो मोर और लेस लोगों के साथ एक अपनापन और एक कनेक्ट फ़ील हुआ और उन्हीं के साथ रहते हुए सोचा कि अब इन्हीं के लिए मुझे आगे काम करना है। जब आप राजस्थान से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे, एक ऐसा पल होता है कि कई सौ किलोमीटर चल के आपको उत्तराखंड पहुंचना था, माँ-बाप थे घर में, जो अदर्स से जो पूरी फैमिली थी, क्या वो पल थे और क्या वो यादगार है? कुछ स्कूल के ऐसे पल जो कहीं न कहीं एक अलग से अपनी पहचान छोड़ के गए? हाँ, ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा-सा सैड मोमेंट होता है जब आप अपना 20-25 साल जिस जगह पे आप रहे हो उसको छोड़ कर के एक नई जगह पर आप शिफ्ट होते हो। और चूँकि हम एक नए लाइफ़ जीने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो एक नई लाइफ़ स्टार्ट करनी थी, तो वो दुःख को कहीं न कहीं हमारी उस खुशी ने ओवरपावर कर लिया था। हम खुश थे। हाँ, वो यादें हैं, वो यादें हमेशा रहेंगी। अभी भी जब कभी घर जाते हैं तो वो पुरानी अपनी यादों को हम रिवाइव करते हैं। और जिस टाइम में मैं यहाँ आ रही थी तो घरवाले मुझे छोड़ने के लिए आए थे, तो कहीं न कहीं वो टच था कि अभी वो दूरी का एहसास हुआ नहीं था मुझे। बिल्कुल देखिए, राजस्थान से उत्तराखंड पहुँचे उसके बाद यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाँ, जब आप हरिद्वार पहुँचे आपके कुछ किस्से जो मुझे भी याद है उसमें हम शामिल भी थे। सबसे पहले यहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी, जो बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी, उसी के एक मामला था जहाँ पे उसको शायद धमकी भरा एक पत्र मिला था और वो आपने मात्र 6 घंटे में खोल दिया था। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, उसमें पूरा श्रेय आपको जाता है। तो वो क्या पूरा मामला था, कैसे-कैसे आपने उसको पूरा हाँ जी, बिल्कुल ऐसा एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें एक यहाँ मिठाई की शॉप के ओनर को एक थ्रेट कॉल आई थी और उनसे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड की गई थी। चूँकि उनके द्वारा समय से सूचना पुलिस वालों को दे दी गई थी तो हमने उसमें तत्परता दिखाते हुए टीम का गठन किया और टीमों को उसकी जो जिस नंबर से कॉल आई थी उस नंबर की डिटेल्स निकालने हेतु भेजा गया। वहाँ पे जब नंबर मिल गया उसका हमने कैफ़ निकाला, कैफ़ निकालने पे लोकल ही आईडी का कोई एक जिसके नाम से आईडी थी उस व्यक्ति का पता चला। जब वहाँ पहुँचे तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, ये नंबर उसी की दुकान से लिया गया है और जब उस नंबर को परस्यू किया गया तो पता चला कि लोकल एक आदमी था जो उस शॉप ओनर के यहाँ काम करता था। उसने हाल फिलहाल में एक रेस्टोरेंट ओपन किया था चूँकि उसको बिज़नेस में लॉसेस हो रहे थे। उसको पता था कि पूर्व मालिक के यहाँ पे काफ़ी उसके यहाँ मतलब आमदनी होती है, तो उसने सोचा कि इस माध्यम से मैं फ़ास्ट मनी मेकिंग कर सकता हूँ और उस वजह से उसने वो थ्रेट कॉल्स उसको दी और बहुत जल्दी हम इस केस को वर्कआउट कर पाए। किसी केस को मैडम खोला जाता है अक्सर पूरी टीम उसमें साथ में होती है, पूरी टीम की मेहनत लगी होती है, आप लोग भी उसमें मेहनत करते हो, तो क्या-क्या दिक्कत परेशानी सामने आती है? क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, जिनका कोई क्लू नहीं होता है। जैसे एक केस अभी शामपुर का था, एक बच्ची का केस था जो ट्यूशन जाया करती थी लॉकडाउन के टाइम में, वो केस भी आपने खोला था। अक्सर पुलिस के सामने चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि कभी-कभी जो केसेस होते हैं, क्राइम होते हैं, उसमें व्यक्ति जो होता है वो परिचित होता है, कइयों में अज्ञात होता है। जो अज्ञात किस्म के केसेस हमारे सामने आते हैं, उसमें हमारे लिए चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। हमारे पास कोई क्लू नहीं होता, कोई हिंट नहीं होता जिस पे हम काम कर सकें। तो ऐसा ही एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, जब मैं ज्वालापुर
एएसपी का चार्ज देख रही थी, तो उस दौरान एक बच्ची थी जो सुबह ट्यूशन जा रही थी। उस दिन बारिश का मौसम था, तो कोई भी बाहर नहीं था, क्योंकि वो रास्ता वैसे बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन बारिश होने के कारण कोई भी उस रोड पे मौजूद नहीं था। बच्ची ट्यूशन जा रही थी, एक कट था, वहाँ पे कोई एक आदमी ऑलरेडी वहाँ से मौजूद था। बच्ची को देखते पता नहीं उसकी क्या मंशा है, उसने बच्ची को मुँह दबाया और झाड़ में लेकर के गया। वहाँ जाने के बाद उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और वो वहाँ से निकल गया। बच्ची की बदहवास हालत में जब वो बाहर निकली, तो किसी व्यक्ति ने उसकी मदद करी, उसको घर तक पहुँचाया। इस सूचना पर परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। चूँकि बच्ची छोटी थी, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जो बच्ची क्लू बता रही थी, वो क्लू हमारे लिए बड़े अजीब से थे, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस टाइप का कोई प्रकरण, कोई संज्ञान, मतलब कोई प्रकरण कारित किया जा सकता है। उस दौरान हमारे द्वारा बहुत सारी टीमों का गठन किया गया। बच्ची के बताए हुए हुलिये का जिस टाइप के जो लोग थे, उनको हमने छाँटा और उनको बच्ची के सामने पेश किया। चूँकि एक ब्लाइंड कर्टेन था, उसके माध्यम से हम बच्ची को दिखा रहे थे, तो बच्ची ने एक ऐसे ही हम दबिश देते रहे, कुछ लोग हमारे सामने आते रहे, तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ गया जिसको बच्ची ने पहचान लिया कि हाँ, यही था वो। तो इस वजह से हमारा वो केस वर्कआउट हो गया। बच्ची की जो निशानदेही थी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। उस दौरान हमने बच्ची के माध्यम से एक स्केच बनवाया था। हमें लगा नहीं था कि वो स्केच रियल हो सकता है, बट चूँकि जब बाद में व्यक्ति पकड़ा गया, तो वो स्केच बिल्कुल रियल था। तो बच्चे मन के सच्चे वाली बात है, जो वो बताते हैं वो सच्चाई उसमें होती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अभी हाल ही में बाराबाद क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें आप भी वहाँ पे पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं जब ऐसा कोई मामला निकल के सामने आ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के ऊपर भी गोलियाँ चलाई जाती हैं, तो वो किस तरीके के पल होते हैं, कैसे उनसे आगे निकला जाता है, क्या होता है? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रकरण रहा हमारे सामने। कुछ व्यक्ति थे जो सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए, तो हमारे कर्मचारियों द्वारा उनको रोका गया। टोकने पर उनके द्वारा थोड़ा अजीब-सा व्यवहार किया गया और जब उन्होंने उनका पीछा किया, तो उनके ऊपर उन्होंने फायर ओपन कर दी थी। चूँकि फायर ओपन करना एक बहुत बड़ी बात है, ये मैसेज उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को प्रेषित किया। चूँकि उस दिन शुक्रवार था, हमारे यहाँ पुलिस में एक रिवाज है, फ्राइडे की परेड होती है, तो सभी अधिकारी कर्मचारी वहाँ पुलिस लाइन में मौजूद थे। सूचना हमें भी मिली, हम तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। जब तक हम रवाना हुए, तो जो क्लोज़ेस्ट था, वो टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और कॉम्बिंग की उस क्षेत्र में। कॉम्बिंग के दौरान उनको वो जो संदिग्ध व्यक्ति थे, वो उनकी टकराव हुआ उनके साथ। उन्होंने फायर ओपन किया, कुछ फायर हमारे द्वारा भी ओपन किया। उस दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई थी और उसको फिर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ से उसका खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बिल्कुल, हाल ही में इन सब मामलों के बाद में आपका अभी जो एक नया चार्ज आपको दिया गया है, तो ये क्या अनुभव है? पूरे जीवन में ऐसा कौन-सा अनुभव अलग से रहा है, जो यादगार रहा है, कहीं न कहीं एक अच्छी सीख भी आपको सिखा के गया? चूँकि पुलिस एक ऐसा जॉब है जो डायनामिक प्रवृत्ति का है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सामान्य नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। अभी 1 वर्ष से मैं एएसपी ज्वालापुर का चार्ज देख रही थी, वो एक कोर फील्ड पुलिसिंग का जॉब होता है। अभी मैं जो चार्ज देख रही हूँ, वो एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक है। ट्रैफिक में मैं फर्स्ट टाइम इंडल्ज हुई हूँ। इससे पहले मैंने कभी ट्रैफिक को इस तरीके से नहीं देखा था, जिस तरीके से अब मैं देख पा रही हूँ। यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, उनका कहना था कि ट्रैफिक को लेकर के काफ़ी अनियमितताएँ हैं, अव्यवस्थाएँ हैं और लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु हमने एक प्लान भी डिवाइस किया। अभी फेज़ 1 के तहत जनहित में हमारे द्वारा ई-रिक्शा वाहनों को नियमित करने के हेतु, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूट्स निर्धारित किए गए हैं। उन रूट्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो, उसका एनफोर्समेंट भी हमारे द्वारा किया जाएगा और जो लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हमारे द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये व्यवस्था हम लोगों के बेहतर के लिए किया जा रहा है, हमारे द्वारा बनाई जा रही है, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, हाल ही में जब आपको एसपी ट्रैफिक का यहाँ पे चार्ज मिला है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक बैठक भी की है, जो ई-रिक्शा होती है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जाम की स्थिति सिटी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए आपने जो ये अभी प्लान हमको बताया है कि इसको आप यहाँ पे उतारने वाले पे तो वो किस कलर की कुछ गाड़ियाँ होगी जो अलग से सिटी के अंदर जाएगी? वो कहीं न कहीं जब इतना बड़ा मामला होता है, ये पूरा जाम हटाने की जब स्थिति आती है, तो लोगों के अंदर कहीं न कहीं जो ई-रिक्शा चालक होते हैं, आक्रोश हो जाता है, तो कैसे इससे निपटें? हाँ, जैसे ये सब देख रहे हैं कि हरिद्वार धर्म नगरी है, यहाँ पर मतलब लोगों का दबदबा एकदम बना रहता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन, एक नेटिव पॉपुलेशन, 2 टाइप की पॉपुलेशन हरिद्वार में निवास रहता है। नेटिव पॉपुलेशन तो लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे है, लेकिन फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो अक्सर कोई स्नान, मेला, पर्व के दौरान यहाँ आती है, उसका दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। उस दौरान हमारी पूरी यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो इसको नियमित करने हेतु हमारे द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, जैसे ई-रिक्शा यूनियन के मालिक हैं, चालक हैं, एआरटीओ हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएचए, इवन पुलिस। तो हम सब लोगों ने मिलकर के इसमें मतलब विचार-विमर्श किया और हमारे द्वारा कई मतलब ऐसे प्लान डिवाइस किए गए जो
किसी सभी की सहमति उस पे ली गई। इस पूरे प्रोसेस में हमारे द्वारा हम 16 रूट निर्धारित कर पाए। उन 16 रूटों को हमारे द्वारा 16 अलग डिफरेंट कलर कोडिंग दी गई है, ताकि वो दूर से ही एक पहचान में आ जाए कि कौन-सा रिक्शा किस रूट का है। और उस पर्टिकुलर रूट पे चलने वाले वाहनों की संख्या भी हमारे द्वारा नियमित की गई, ताकि एक दबाव जो है, प्रेशर उसको रिलीज़ किया जा सके। चूँकि ये एक नया प्रोसेस है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। और ये इस पूरे प्रकरण के तहत हमारा ये मैसेज लोगों के लिए है कि भई नई व्यवस्था को स्टार्ट करने में थोड़ा-सा परेशानी होती है, बट आप लोग सहयोग करेंगे तो इस व्यवस्था को हम मुकाम तक पहुँचा पाएँगे। बिल्कुल देखिए मैडम, ये तो हो गई आपकी जॉब की बात, लेकिन वापस हम उसी जगह पे लौट के आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जब कई तरह की ऐसी बातें निकल के सामने आती है, अक्सर जब किसी जॉब पे कोई व्यक्ति होता है तो वो डेली अपने घर वालों से बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं। जब ये बच्ची वाला मामला होता है, ये भी कहीं न कहीं आपने अपने घर वालों से शेयर किया होगा। तो ऐसे में जब एक लड़की राजस्थान से उत्तराखंड पहुँची तो माँ-बाप की चिंता ज़ाहिर-सी बात है कि बढ़ जाती है। तो कैसे वो पल होते हैं जब माँ-बाप की एक चिंता होती है कि हमारी बेटी है, तो कैसे आप लड़कियों से डील करेंगे? बिल्कुल, जैसे सभी माँ-बाप होते हैं, वो अपनी बेटियों को लेकर के थोड़ा-सा ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। जब मैं घर में रहा करती थी, तो उस दौरान कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह भरते थे, तो पापा या भैया ही हमारे साथ एग्ज़ाम हमारे सेंटर पर जाया करते थे। कभी भैया-पापा बिज़ी रहे, तो हम वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। ये समस्या मेरे साथ भी थी, मेरी बहनों के साथ भी थी। 12th के बाद मैं कुछ टाइम के लिए जयपुर शिफ्ट हुई थी। उस दौरान जयपुर में ही मैं रहने लगी थी, वहीं पे मैंने पीजी में अपना निवास लिया था। एक बार हम सब दोस्त भी थे, वापस आए घर पे। संडे की छुट्टी थी, तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, नए-नए घर से बाहर गए थे। तो सब दोस्त मिल कर के घर वापस आए। तो ये बात जब पापा को पता चली कि ये अपने आप वापस आ सकती है, तब से पापा को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, इनके ऊपर अब हमारा ज़्यादा कमांड करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से लेकर के पापा थोड़े सिक्योर हुए। फिर मैं जयपुर रही कुछ साल, फिर मैं दिल्ली भी रही। तो उस दौरान फैमिली को कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारे बच्चे सक्षम हैं, हमारे ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। चूँकि अपराध तो कहीं पर भी कारित किए जा सकते हैं, कहीं पे भी घटित हो सकते हैं। हम सिर्फ़ ये सोच के चले कि बच्ची को बाहर भेजेंगे, उसके साथ कुछ घटनाक्रम हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से गलत स्थिति है। आजकल आप देख भी रहे होंगे, जैसा कि घरों में ही अपराध कारित हो रहे हैं। तो अपराध का कोई एरिया नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उनको बिल्कुल स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़कियों को कहीं बाहर भेजने की बात आती है, कहीं आगे बढ़ाने की बात आती है, तो वहाँ पे सबसे पहले लड़कों का नाम आ जाता है। लड़कों को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन ऐसी अब कहावतें बेटी के लिए भी साबित होने लगी है। बेटी भी अब एक अलग से जज़्बा लेके चलने लगी है। लेकिन आज भी कुछ गाँव देहात क्षेत्र ऐसे हैं, पिछड़े गाँव ऐसे जहाँ पे बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो ऐसी बेटी है, उनके लिए क्या कुछ अपील करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। चूँकि जैसे मैं हूँ, मेरे घर में एक भाई है, हम 4 बहनें हैं। मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से ये फ़ील नहीं हुआ कि मेरे भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हम लोगों को नहीं। चूँकि मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे को भैया से भी ज़्यादा, इवन परिवार में अन्य जो भी कज़िन वग़ैरह हैं, उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार मिला सभी से। और चूँकि मैं बचपन से ही थोड़ा पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान अच्छा था, तो कहीं न कहीं घरवालों को ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। तो पापा का ये सपना था, उस सपने को कहीं न कहीं उनकी मेहनत और उनके जो सपोर्ट था, उसकी वजह से मैं पूरा भी कर पाई। अक्सर अभी हम देख रहे हैं, जितने भी रिज़ल्ट आते हैं, ये वो जो पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि पढ़े-लिखे लोगों के बच्चे ही सक्सेसफुल होंगे। आज का जो आप ट्रेंड देख सकते हैं, रिज़ल्ट जितना भी उठा के देखेंगे, गरीब परिवार के बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो अभाव है। उस अभाव की कमी को पूरा करने के लिए वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करें तो वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन में हो, लेकिन आपने जो ड्रीम देखा है, अगर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने स्मार्ट मेहनत करी है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, इस बीच कहीं न कहीं हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि अब जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके ज़्यादा दबाव देते हैं कि आपको इस क्षेत्र में आगे जाना हो। कहीं न कहीं वो जो दबाव होते हैं, बच्चे को उल्टा पीछे खींच लेते हैं क्योंकि जब किसी चीज़ का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई भी चीज़ उसको होती है, तो कहीं न कहीं पीछे हटने लगते हैं। तो आपने भी पढ़ाई की है, आप भी आगे निकल के आए हो, आईपीएस आपने क्लियर किया है। तो किस तरीके से बच्चों को सही दिशा में लेके जाना चाहिए पेरेंट्स को? अक्सर ये रहता है कि पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मेरी अपील है पेरेंट्स से कि बच्चों की जो ख्वाहिश है, जो उनके सपने हैं, उनको उस ओर अग्रसारित करें। अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में है, सिंगिंग में है, कोई और उसका पैशन है, तो उसको वो फॉलो करने दीजिए, क्योंकि बच्चा अगर अपना पैशन फॉलो करेगा, तो वो उसको बड़ी खुशी से करेगा। और जब पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेगा, तो इससे तो बड़ी कोई बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर पद और ओहदे को अहमियत दी जाती है। कंपेयर करने लगते हैं हम कि भाई उनका बेटा ये है, फलाँ का बेटा ये है, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, टीचर है, और आप क्या हो? आप मात्र एक आर्टिस्ट हो। तो वो कंपैरिज़न कहीं न कहीं बच्चों में एक हीन भावना लेकर के आ जा रहा है।
परिवार से पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे का जो पैशन है उसको वही परस्यू करने दीजिए। बच्चे का अगर अपने पैशन को परस्यू करेगा तो वो खुश रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ में आईपीएस रेखा यादव। ये देश की एक ऐसी बेटी जिन्होंने राजस्थान के साथ-साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया और अपने जज्बों से एक अलग पहचान उत्तराखंड में बना हुई है। हाल ही में इनको एक नया चार्ज यहाँ पे मिला है एसपी ट्रैफिक और एसपी क्राइम का, जिसपे ये बखूबी अपना जो रुतबा यहाँ पे है वो भी जमाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को कई जगह दबाया जाता है। लेकिन ऐसी एक ये बेटी है जिसने एक साथ 2-2 प्रदेशों का नाम रोशन किया है।